आसान नाज़रीन कराम, अगर आप सच पूछें कि क्या ख़बर है और हम किस पे गुफ्तगू करना चाहते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हम किसी बात पर भी गुफ्तगू नहीं करते। हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं, शायद किसी मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं, शायद हालात के बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं, शायद इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ बेहतर एक सैनिटी प्रिवेल करेगी और हम कुछ बेहतर समत पे आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। पीटीआई जलसा कर रही थी, जलसा मनसूख हो गया। सुबह सुबह मुलाकात हुई, लोगों ने कहा मुलाकात इतनी जल्दी सुबह क्यों हो गई? क्या कि राब्ते हो गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट से हो गए हैं, हुकूमत से हो गए हैं। अगर राब्ते ना हों तो चीखमदार है, अगर शक पड़ जाए कि राब्ते हो गए तो चीखमदार है। कुछ समझ नहीं आता कि हमारे लोग क्या चाहते हैं और क्या मामला जो है वो आगे बढ़ रहा है। उधर मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ बयानात भी आते हैं। अब हमारे बानी पीटीआई की बहन हलीमा खान ने आज उनका एक बयान सामने आया है कि देखो ये जो बुशरा बीबी की फ़लाँ फ़लाँ बातें हैं वो आप नशर ना कीजिएगा, एहतियात कीजिएगा। हर आदमी कुछ एहतियात भी कर रहा है, एक दूसरे को मशवरे भी दे रहा है, एक दूसरे को गाइड भी कर रहा है। क्या सूरत हाल है कुछ समझ नहीं आती। ये तो एक पार्टी की बात है, बाकियों को क्या हाल है? राना सनाउल्लाह कहते हैं जी तालिब इल्म इकट्ठे हो रहे, बांग्लादेश का मॉडल ना शुरू हो जाए। अरे बांग्लादेश का मॉडल गले पड़ गया हमारे। एक ज़माना था कि बांग्लादेश का मॉडल नाम ले लेके हमें डराया जाता था कि इस मुल्क के निज़ाम को बेहतर करना है तो बांग्लादेश का मॉडल ले आओ। मतलब ये है कि एक टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट 2-3 साल के लिए लाओ और वो इलेक्शन कराए, और इलेक्शन कराने के बाद फिर किसी हसीना वाजिद को बैठा दें और उसके बाद चल सो चल और देखें क्या होता है। अब वो डरा रहे हैं कि तालिब इल्म आ रहे हैं और शायद बांग्लादेश का मॉडल, ये नेत वाला मॉडल जो आ गया है, ये आ सकता है। पता नहीं हम सहमे हुए क्यों हैं, हमें क्यों नहीं पता कि हम किस तरफ जा रहे हैं, मुल्क किस तरफ जा रहा है, हमारे हालात हमें क्या बता रहे हैं, हमें साथ क्या होने वाला है। आज कल हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमारे एक साथी ने कहा था कि 3-4 चीज़ें हैं जिनका फ़ैसला हो जाए तो उसके बाद ही तय होगा कि ये मुल्क किस समझ जाएगा, और इस काम के लिए कम से कम 4 हफ्ते 5 हफ्ते दरकार है। कुछ लोग कहते हैं आइंदा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक बहुत सी बातें होने वाली हैं जो फ़ैसला करेंगी हमारे मुल्क की किस्मत का, जिसमें नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर भी है, IMF के से फ़ंड की अप्रूवल भी है, अमेरिका के इलेक्शन भी हैं, और साथ ये मामला भी है कि ये जो फैज़ हमीद का ट्रायल हो रहा है उसका नक्शा क्या बनता है, क्या सूरत हाल बनती है। खुलासा ये भी बनता है कि बानी पीटीआई के साथ क्या रवैया अख्तियार किया जाता है। वो सरेंडर कर जाते हैं, वो जेल से बाहर आ जाते हैं और आके एक मूवमेंट को लीड करते हैं। ये दो बातें अलग अलग हैं, मैंने इकट्ठी एक ही सांस में कह दी हैं। यहाँ ये है कि उनको कुछ सज़ा दे दी जाती है। हर सूरत के अलग अलग जो है रिपरकशन हैं, नताइज हैं। क्या होने वाला है इस मुल्क के अंदर, ये किसी को कुछ अंदाज़ा नहीं है। इस वक्त ऐसी एक सूरत हाल है जिसमें हर आदमी से पूछता है कि क्या होने वाला है। आज मैं एक महफिल में था जिस पर बड़े बड़े सीनियर तजिया नगार बैठे हुए थे, और नतीजा ये था कि हर एक के पास अपनी दलील थी और उस दलील के लिए कुछ जवाज़ भी था, और उस जवाज़ के हवाले से वो बात भी कर रहे थे। लेकिन आखिर में यही पता चलता था कि अभी हम एक तरह की ऐसी सूरत हाल में हैं जब नहीं जानते मुल्क किस तरफ जा रहा है। आइए ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं मालूम करने की कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमारे साथ जुल्फ़िकार अली बदर साहब हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, ये बिलावल भुट्टो के तर्जमान भी हैं, और हमारे साथ गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब हैं, सेनेटर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, और अब्दुल सदीक साहब हैं जी तहरीक इंसाफ के कानूनदान भी हैं और बहुत खुल के बात करते हैं। आगा मसूद हुसैन हमारे सहाफ़ी दोस्त, जर्नलिस्ट सीनियर, वो भी हमारे साथ शामिल है। इन सबसे बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं। सबसे पहले जुल्फ़िकार अली बदर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप हुकूमत में भी हैं, नहीं भी हैं, क्या नज़र आता है कि हम क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ, हम किस तरफ जा रहे हैं, रास्ता क्या दिखाई देता है आपको आने वाले दिनों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, सारी बातें तो आपने बड़ी खुल के अपने इंट्रोडक्शन में कर दी, और मैं नहीं समझता कि उन बातों को मुझे रिपीट करना चाहिए। मैं आप ही की बात को आगे लेके चलूंगा। एक्चुअली यहाँ पे जो एक ओवरऑल अनसर्टिनिटी, केओस हमारे मुल्क में फैला हुआ है, और हुकूमत ये समझती है कि हमें सिर्फ IMF का मुआहदा करना है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो हम इस मुल्क में फाइनेंशियल जो क्राइसिस है उसको एड्रेस कर सकें, और उसके साथ साथ जो है पॉलिटिकल
जो स्टेबिलिटी है उसको भी वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी मेंटेन किया जा सके, बिकॉज ये दोनों चीजें आपस में एक दूसरे के साथ कोरिलेट करती हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बगैर नहीं है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर नहीं है। तो इसमें जद्दोजहद जारी है, पाकिस्तान क्रॉस रोड से गुजर रहा है, चैलेंजेस बहुत ज्यादा है और इसके ऊपर जो होमवर्क है वो कोई नहीं कर रहा, मेहनत कोई नहीं कर रहा, बस पीछे बैठी हुई जो फैसला करने वाले कुफ्ते हैं, जो लोग हैं, वो ज्यादातर इनको आगे से मेंटोर कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं और चीजें आगे चल रही हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक प्रिंसिपल स्टैंड था कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लिया था कि हमने इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना, लेकिन जमहूरी और पार्लिमानी निज़ाम को चलाने के लिए हमने इनको वोट जरूर करना है, क्योंकि अगर ये वोट नहीं देंगे तो ये मुल्क का जो निज़ाम है ये चोक हो जाएगा और फिर यहाँ पे जो है एक अनसर्टिनिटी की सूरत हाल रहेगी। एटलीस्ट इस टाइम पे एक हुकूमत बैठी हुई है और वो डिसीजन मेकिंग कर रही है, सही है, गलत है, मुश्किल है, एक मामला एक सिलसिला कार चल रहा है और उसके ऊपर जो हमारे से इनपुट हो सकता है। तो तमाम जो कुफ्ते हैं और मैं बिलावल साहब की बात को रिपीट करूंगा कि ये वो टाइम है, मुश्किल डिफिकल्ट टाइम है और जिसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेक होल्डर्स, फोर्सेस को इकट्ठे बैठ के एक पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग की जरूरत है, एक ग्रैंड एजेंडा और ग्रैंड डायलॉग बनाने की जरूरत है ताकि इसके ऊपर तमाम लोग आपस में अपना इनपुट ला सकें, तहफुजात ला सकें और बातचीत को आगे बढ़ा सकें। अगर हम इसी तरह एक दूसरे के साथ चलते रहेंगे तो ये तगोदो, ये जद्दोजहद और सियासी रस्साकशी ये तो चल रही है और जब तक आप अपनी सियासी जो मुखालफत है या ऑपोजिशन है उसको जाती ऑपोजिशन समझने लग जाएंगे तो ये मसाइल हल नहीं होंगे। तो इसको जातियात की बजाय सियासत तक महदूद रखा जाए तो चीजें काफी हद तक बेहतर हो सकती है। जी बिल्कुल ठीक आपने फरमाया। दोबारा आते हैं आपकी तरफ अदल सिद्दीक साहब, सारा नक्शा आपके पास है, आपकी पार्टी के अंदर बड़ी कन्फ्यूजन है और होनी भी चाहिए, इसलिए होनी चाहिए कि बानी जो हैं वो तो जेल में है और बाहर हर आदमी अपनी क़यादत की एक धाक बैठाना चाहता है। इस सिलसिले में लोग बहुत सारे कन्फ्यूज भी हो जाते हैं। जलसा मनसूख कर दिया आपने और फिर पैसे बांटते भी दिखाई दिए कारकुनों को मुतमईन करने के लिए। ये क्या नक्शा दिखाई देता है आपको सारी सूरत हाल का? मैं सिर्फ आपकी पार्टी के हवाले से बात नहीं करना चाहता, ये तो मैंने वैसे रेफर किया है। मुल्क की सूरत हाल आपको क्या दिखाई देती है? अच्छा देखिए, मैं सिर्फ एक बात बता दूं, पार्टी में कोई मसला नहीं है, छोटी मोटी चीजें चलती रहती है, मेक नो डिफरेंस। लेकिन एक बात तो है कि हम जलसा ना करके भी कामयाब हो गए, हम हार कर भी जीत गए। यानी आप अंदाजा लगाएं कि डर और खौफ, पूरी रात वजीर आजम सो ना सका हो, तमाम लोगों के आपस में राब्ते रहे हो, फिर उन्होंने कोई अपना लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को, अब तो बैरिस्टर दानियाल ने कह दिया है ना कि उन्होंने राब्ता किया अली मीर गंडापुर से, तो ये तो बात बड़ी क्लियर होगी। लेकिन मैंने जिस दिन जलसा था, मैं चूंकि लाहौर से वहां तक गया हूँ, मोटरवे बंद की हुई, मैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से हैरान होता हूँ। उन्होंने एक दफा भी नहीं कहा कि आप जलसा जुलूस कौन होते हैं रोकने वाले। हम पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने इनके सबके लॉन्ग मार्च जो पता था हुकूमत गिराने आ रहे हैं, हमने तो नहीं रोका था इनको। लेकिन अब जो बैठे हैं ना, अब क्या पछताए जब जड़िया चुकी खेत 2.5 साल से इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया। आज पीपल्स पार्टी पीछे हटना चाहे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये एहतसाब होगा, इनका भी होगा कि इन्होंने बैठकर इमरान खान की हुकूमत को गिराने के बाद इस मुल्क का जो हाल है, आप ये कहें कि हम हुकूमत में नहीं थे, साइड पे बैठे रहे, सवाल ही पैदा नहीं होता। बाहर निकलते यहाँ से उठ के, क्यों बैठे रहे हैं साथ, चुप करके आराम से मजे लेते रहे हैं हुकूमत का, तो वो नहीं चल सकेगा। मैं तो 5 जून 2023 से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है, पर नहीं, लेकिन यहाँ इक़्तिदार चाहिए था ना इनको। तो ये अब बड़ा मुश्किल काम है। अब जरा चाहे इलेक्शन होंगे, पता चल जाएगा कि दाल रोटी क्या किस भाव मिलती है। ठीक है, सिंध में अपनी जगह मौजूद है, लेकिन बहुत मायूस किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। अगर यहाँ बहुत बड़ा बेनजीर भुट्टो साहबा होती तो ये कभी ना करती। अब आए अगली बात की तरफ। देखें, एक बात तो बड़ी बात है, 85 से ये प्रोजेक्ट है, पीपल्स पार्टी का आना, नून लीग का आना, आज भी आकर बैठ के मिलकर बैठे तो फिर क्या सीखा सियासत से इन लोगों ने? यानी मिसाके जमहूरियत किया था आगे बढ़ने के लिए, इन्होंने मिसाके जमहूरियत तोड़ दिया। जिस तरह राजा रियाज और वो सारों ने बैठकर और एमपी और एमएनए खरीदे गए रिकॉर्ड के ऊपर है, हम लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया। अब आगे बता देंगे, बड़ी बड़ी वजाहत के साथ बता दूं, हमको कोई डील किसी से नहीं है,
ना हमने को डील की है, ना हमने करनी है। इमरान खान बड़ी खामोशी से बैठा है, फेस कर रहा है, जेल में मेरी मुलाकात रहती है, तो वो दोनों तो बाहर आने की कोई जल्दी नहीं है। और पाकिस्तानी सियासत में पहला लीडर है कि जो हुकूमत में बैठकर अपीलों में, सारों में, अदालतों में यानी बाकायदा कन्विक्शन हुई, अपीलों में 2 में बरियत हुई, 2 में सस्पेंशन हुई, आगे भी आगे, फिर वो अपना रावलपिंडी साजिश केस आया, फिर FIA का मामला आया, अभी वो नया कोर्ट मार्शल यानी फील्ड मार्शल सॉरी करने जा रहे हैं। भाई फील्ड मार्शल, पहले ये तो बताएं आप कि ये मामला 2017 का है। 2017 में तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत में थी, कौन थे सारे लोग? तो वो बहुत मुश्किल है। अब ये बड़ी बुरी तरह से फंस चुके हैं, गिरने वाले हैं अपने बोझ के तले। अब हम तो 4 महीने पहले से कह रहे हैं कि सितंबर में टारगेटेड, इसलिए कह रहे हैं। ठीक, आपकी बात बिल्कुल आ गई जी। सेंटर गौस मोहम्मद न्याजी साहब, अब मुस्लिम लीग राना साहब क्या कह रहे हैं कि तुलबा उठ रहे हैं, बांग्लादेश का मॉडल आ सकता है, और ये बता रहे हैं कि इनकी तो जीत हो गई है, तहरीक इंसाफ तो बहुत कामयाब हो गई है। अच्छा, मैं इन मसलों में पढ़ना नहीं चाहता था, मैं चाहता हूँ पाकिस्तान में हर आदमी कंफ्यूज है, क्या हो रहा है, मुल्क किस तरफ जा रहा है, हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। आपको क्या नजर आता है? आपको कुछ इस सारी सूरत हाल में कुछ पता चलता है कि हम खड़े? हाँ जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखो जी, PTI वाले ये कहते हैं कि जी अगले सितंबर में ये हो जाएगा, अक्टूबर में ये हो जाएगा, लेकिन अगर ये अपने गिरबान में झांकें तो ये एक जलसा है उसको मुसलसल प्रोलॉन्ग करते रहे। 5वीं दफा जलसा मुतफी किया, हिम्मत नहीं पड़ी जलसे की। ऊपर से बढ़ के इनकी देखो तो कहते हैं कि जी बस आज हुकूमत गई कल गई, इस चक्कर में। इसी तरह इंशाल्लाह हमने 5 साल पूरे करने हैं और इंशाल्लाह मुल्क का जो एक वकार उसको बुलंद करना है, मुल्क को तरक्की की राह पे कमन करना है। हमने इस वक्त हमारा सबसे बड़ा जो मसला है वो महंगाई का है, उस पर हुकूमत काम कर रही है, गवर्नेंस को बेहतर कर रही है, महंगाई काफी नीचे आई है, तो हम तो अपने हिसाब से काम करेंगे। 2013 से लेकर 18 तक आप देखें ना, तो इन्होंने यही किया था, धरने दिए थे, जुलूस निकाले थे, जलसे निकाले थे, और फिर क्या हुआ था, हमने 5 साल अल्हम्दुलिल्लाह पूरे किए, और 5 साल में हमने 12,000 से 14,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में ऐड की, और फिर मोटरवे प्रोजेक्ट बनी, स्कूलों का अपग्रेड किया, अंडर पासेस बनाया, ओवर ब्रिजेस बनाया, बहुत सारे तरक्याती काम किए। और वो मतलब है इतना हमने बिजली सिस्टम में ऐड की 5 साल में, इतनी पिछले 60-65 साल में नहीं हुई। तो ये अगर कोई बता सकते हैं PTI वाले कि हमने 3.5-4 साल में क्या किया, कुछ भी नहीं किया, सिवाय सोशल मीडिया पे गाली गलौज किया। फिर हमारे एक तहजीब है, हम इस्लामी जमहूरी मुल्क है, उसके उसको उसने बर्बाद की है। माँ बेटी की तकद्दुस उसको खराब किए, बाप बेटे की तकद्दुस उसको खराब किया है। इसके अलावा उनको दिया क्या कुछ है? हम इंशाल्लाह मुल्क के बच्चों को उनको बच्चों को हम उनको लैपटॉप दे रहे हैं, उनको अच्छे मोबाइल दे रहे हैं, बाइक्स दे रहे हैं, ताकि वो अपने रोजगार कमा सकें, अपने स्कूल कॉलेज में बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें। हम तो मौके में से कर रहे हैं, और यूथ को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और यूथ के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अभी जो असद नदीम था उसको उतना हमने अप्रिशिएट किया, और साथ ताकि यूथ सारी जो है उसको एक इंसेंटिव मिले, और फिर वो अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे, गेम्स की तरफ तवज्जो दे। तो ये PTI लग रहे हैं कि जी हुकूमत आज गई जी कल गई, लेकिन जलसा भी नहीं कर सके। और मजहबी जमातें अब खैर अब तो उन्होंने डेट मुकर्रर कर दी है कि उस दिन पोस्टपोन नहीं करना। खैर 8 तारीख है शायद सितंबर की, 22 अगस्त की मुकर्रर की थी, 4 थी और 5 दफा किया। अब आप देखें 8 सितंबर को भी कोई ना कोई बहाना तलाश चले देख लेते हैं जी। अच्छा, हमारे साथ साबर शाह साहब, हमारे बहुत सीनियर साथी हैं, वो भी शामिल हो गए हैं। तो साबर शाह साहब, आपने सारी ये गुफ्तगू सुनी और तकरीबन सारी सुनी। हम सवाल बेसिक ये है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है और कोई भी क्लियर नहीं है। वो कहते हैं 2-4 फैसले हो जाएं तो किस समत होंगे, और उसके बाद ही तय हो सकेगा कि मुल्क की समत क्या है। आपको क्या दिखाई देता है? इतनी कन्फ्यूजन है हमारे यहाँ कि शायद हम लगता है कि हम एक ही जगह खड़े हिलजुल रहे हैं, आगे बढ़ ही नहीं रहे। मेरे साहब, बात यह है कि जिस मुल्क में रेवेन्यू या आमदन ना हो, मैंने अक्सर कहा है, वहाँ ये लड़ाइयाँ होती रहती हैं। यहाँ जाती बका की जंग है, एस्टेब्लिशमेंट पार्टी नहीं है। यहाँ आर्मी चीफ के साथ जाती जंग है इमरान खान की, यहाँ जाती जंग है उनकी शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के साथ, एंड वाइसा वर्सा। तो यहाँ ये मसला पहली दफा हुआ कि इस तरह जाती जंग हो जाए। तो इसमें बका की इस जंग के अंदर आप क्या समझते हैं, मुल्क कहाँ तरक्की करेगा? रही सही कसर इंटरनेट की स्लो होने या बंद होने ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया है मुईशत का। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि ओनली इमरान हैज द इंफॉर्मेशन। वो किससे मिल रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं। कानों के कच्चे हो सकते हैं, हाजमा बहुत दिखा रहे हैं।
इनकी जो लीडरशिप है सेकंड टीयर थर्ड टीयर, ये फोटो सेशन करवा रहे हैं टू बी इन द लाइमलाइट एंड टू गेन सम इम्पोर्टेंस। दे डू नॉट मैटर एट ऑल। ये पीटीआई वर्कर्स को इमरान खान की जरूरत है, किसी तंजीम की जरूरत नहीं है। इलेक्शन के रिजल्ट ने आपको सब कुछ बताया है, और इमरान ये जो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं ये अक्लमंदों के लिए काफी है। उन्होंने पिछली गुफ्तगू में बता दिया है कि आपने जलसा करना ही करना है। अब जलसा होना या नहीं होना ये शो ऑफ फोर्स है, ये क्या है, को क्योस फैलता है, को गड़बड़ होती है, ये मैं नहीं जानता। लेकिन बहरहाल अगर हुकूमत डरी हुई ना होती तो इस तरह इमरान खान को कह के जलसा मुलतवी ना करवाते। ये चीजें रोजे रोशन की तरह अय्या हैं। एस्टेब्लिशमेंट भी घबराई है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज आज 24 अगस्त है गालिबन, और मैं ये कह सकता हूँ कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी इंटैक्ट है, और मुल्क के सबसे बड़े जो पॉलिटिकल लीडर है वो इस वक्त इज कॉलिंग द शॉट्स, क्योंकि वो डरे हुए हैं, बिल्कुल नजर आ रहा है। तो ऐसी सूरत में मेरा नहीं ख्याल इकोनॉमी तरक्की कर सकती है। कोई ऐसा चक्कर चलाएं, बाहर निकालें और उनसे गुफ्तगू करें ताकि कोई लोकल इन्वेस्टर का एतमाद बहाल हो। मैं बार बार कह रहा हूँ लोकल इन्वेस्टमेंट भी इकोनॉमी का छोटा मोटा पहिया चढ़ा सकती है। बाहर से कोई नहीं आएगा मीर साहब, या तो कंपनियां पैकअप कर रही हैं या तो कहीं मैं गलत कह रहा हूँ। क्यों पैकअप कर रही हैं अगर यहाँ पे पैसा है तो? इसका मतलब है यहाँ अनसर्टेनिटी है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, टर्मोइल है, केओस है, पेंडेमोनियम है। मैं कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूं? तो इसका हल क्या है? ये फोटो सेशन करवा रहे हैं सारे, 10 रुपए देते हैं, 100 रुपए की तशहीर कर देते हैं। अब सैलाब आने वाला, आपको पता है ये कितना बड़ा चैलेंज है। ये कम से कम 2.5 से 3 अरब डॉलर का चैलेंज है जो आपके सर पे खड़ा है, और आपके पास फिर वही बात है, एंड में आर्मी घुसी होगी लोगों को निकालने के लिए, ये हुकूमतें फेल हुई होंगी, ये जो मेकअप करके आ जाते हैं, ये जो सूट पहन के आ जाते हैं, ये हमेशा की तरह परफॉर्मेंसेस जीरो हैं। इमरान खान इंक्लूडेड, उनकी गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं किया। तो यहाँ तवाइफुल मुलूकी का दौर है। आप प्रोग्राम कर लेते हैं, कोई ना कोई पंच लाइन भी ले लेते हैं सर, आप कंक्लूजन भी दे देते हैं। मुझे बताइए अभी तक जितनी गुफ्तगू किसी भी टीवी प्रोग्राम में हुई, मुमकिन है कोई अक्लमंदी की बात हुई हो, क्या इनके कानों पे जू रिंगी है जो हुक्मरान है? यहाँ जुडिशरी भी शामिल है, आर्मी भी है, यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जो इन पावर हैं और जो अपोजिशन में हैं। तो इकोनॉमी नहीं चलेगी तो ये क्या हुकूमत करेंगे, क्या लूट खसूट करेंगे? ठीक बात। बहरहाल हम जो कुछ कर रहे हैं, मुल्क की मैशियत तो चल नहीं रही, रुके हुए हैं, स्टेटस को कायम है, एक जगह हिलजुल रहे हैं, आगे बढ़ नहीं रहे, सियासत में कन्फ्यूजन है, अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं, ज़ाती लड़ाइयाँ बना ली हैं हमने, अनाओं का टकराव है, तकब्बुर है, कुछ है, सब कुछ है। एक पार्टी पर इल्ज़ाम नहीं, सब पे इल्ज़ाम लगाएं आप। कोई मफादात की जंग लड़ रहा है, कोई अनाओं की जंग लड़ रहा है, कोई कुछ लड़ रहा है, कुछ कर रहा है। आम आदमी का क्या बनेगा, मेरे मुल्क का क्या बनेगा, ये बहस है जो हम करना चाहते हैं। एक वक्फे के बाद बात को लेकर आगे चलती हैं। जी नाज़रीन कराम, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, नज़र आता है जो मैं स्टार्ट में कहता हूँ कि एक मेस क्रिएट हो चुका है इस मुल्क के अंदर, एक कन्फ्यूजन है जिसका हम शिकार हो चुके हैं। ये बातों में बहुत दिनों से कह रहा हूँ, और कन्फ्यूजन जो है इसमें से कोई खैर का पहलू नहीं निकला करता जी। वो कहते हैं कि इफ़ यू कांट कन्विंस द जज कन्फ्यूज हिम। हम कन्फ्यूज हो गए हैं, हम जो कांट, ये कौम कन्विंस नहीं है इसे किस तरफ जाना है, ये कब होगा, क्या सूरत बनेगी आने वाले दिनों में, क्या तवक्को हो सकती है कि हम एक राह अपने लिए मुतय्यन कर लें, चलकर कहीं पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते, ये तो बात की बात है। क्या राह हमारी मुतय्यन हो सकती है? क्यों जुल्फ़िकार अली बदर साहब, क्या ख्याल है आपका इस मामले में? सर ये मीर साहब बड़ा इम्पोर्टेंट जो मामला है, इसके ऊपर कलेक्टिव विजडम की जरूरत है। इसके ऊपर अगर इंडिविजुअल विजडम जो कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज या कोई हुकूमत के अंदर बैठे हुए इंडिविजुअल कैपेसिटी में डिसीजन मेकिंग करें तो फिर तो इसका हल नहीं निकलेगा। लेकिन अगर कलेक्टिव विजडम करें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अच्छे लोग लें, लीडर्स लें जिनका विजन हो, जिनके पास ग्राउंड रियलिटी हो, जो अवाम के दर्द को समझते हो, तो वो फिर चीजों का, मामले का कोई ना कोई हल किसी तरफ निकल सकता है। कॉज जो यूथ है उसको आइडेंटिटी क्राइसिस है। इस मुल्क के अंदर हुकूमत के पास चैलेंजेस इतने ज्यादा हैं गवर्नेंस का, और सब लोग सारे इदारों के ऊपर तनकीद किए हुए हैं। लेकिन आपको पता है कि 2 दफा मोहम्मद बिन सलमान साहब जो है वो फेल हो गए थे ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करने में, और इस मुल्क में जो आज तक के सारे मसाइल हैं गवर्नेंस के, डिजिटलाइजेशन के, इम्प्लीमेंटेशन के, स्ट्रेटजी के, वो सारे ब्यूरोक्रेसी के ऊपर उसकी जिम्मेदारी है।
ये सियासतदानों का तो सिर्फ ज्यादातर काम जो पार्लियामेंट में बैठे हैं लेजिस्लेशन करना है, और वो भी लेजिस्लेशन के ऊपर अगर तवज्जो करें तो मैं समझता हूँ बहुत सारे मसाइल का हल निकल सकता है। लेकिन अगर लेजिस्लेशन जिन चीजों की हुई है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आए तो वो ब्यूरोक्रेसी उनको करने नहीं दे रही, क्योंकि वो अपने तजर्बे और अपनी पावर और अपना एक कार्टेल बना के, माफिया बना के जिस तरीके से बैठे हुए हैं, तो सियासतदान के छोड़ के हुकूमत के अंदर आप देखें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो PMLN के हैं या सूबों के अंदर बैठे हुए हैं जिनके साथ कोई गठजोड़ नहीं है ब्यूरोक्रेसी का। उन तमाम को प्रॉब्लम है आगे इम्प्लीमेंटेशन करते हुए, उनको तो गाड़ी ड्राइवर भी मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर एक ग्रैंड एजेंडा जैसे मैंने कहा और ग्रैंड डायलॉग की जरूरत है, ताकि हम पाकिस्तान को अगले 5 साल में 10 साल में लेके कैसे जाना है, मिसाइल से निकालना कैसे है, इस पे सिविल सोसाइटी भी हो, सहाफी भी हो, सियासतदान भी हो, ब्यूरोक्रेसी भी हो, फौज के नुमाइंदे भी हो, जुडिशरी के भी नुमाइंदे और तमाम लोगों को सभी स्टेक होल्डर हो, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठा के, पॉलिटिकल फोर्सेस को साथ बिठा के अपने अपने इदारों के अंदर भी वो जो है ट्रांसपेरेंसी और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी लेके आए और ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा एजेंडा बनाए जो कि जिस एजेंडे में हुकूमत चाहे किसी की भी आए या जाए, उस एजेंडे को तमाम फ्री कह फॉलो करना है। फिर जाके हम किसी पटरी पे चढ़ सकते हैं और हम किसी तरफ जाके लग सकते हैं कि हमने किसी माइलस्टोन को या किसी गोल को अचीव करना है। अगर हम इसी तरह चलते रहेंगे और एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे और तनकीद बराए तनकीद करते रहेंगे और प्रैक्टिकलिटी किसी की तरफ नहीं है, और अगर हम खाली जबानी जमा खर्च करते रहेंगे, ये नहीं देखेंगे कि एक पॉपुलैरिटी ज्यादा है या कॉम्पिटेंसी और कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंसी छोड़ के खाली हम उसकी ये देखेंगे कि मार्केट में किसकी वर्थ ज्यादा है, तो वो भी हम किसी तरफ जाके नहीं लग सकेंगे। ठीक ज़ुल्फ़िकार साहब, मैं दोबारा आता हूँ आपको। तो आप बड़ी वजाहत के साथ आपने अपनी बात की है। अजहर सिद्दीक साहब ये कहते हैं ब्यूरोक्रेसी मसला है, कुछ लोग कहते हैं सियासतदान मसला है, कोई कहते हैं अदलिया मसला है, कोई कहते हैं फौज मसला है, कोई कहते हैं हम खुद ही मसला है, आपस में सियासतदान लड़ रहे हैं, पार्टियां लड़ रही हैं। क्या 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 कोई रास्ता दिखाए ना जी, रहनुमाई फरमाएं आप हमारी। आप तो कानूनदान भी हैं। देखिए मीर साहब, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि आज मैं तारीफ करूंगा जुल्फ़िकार बदर की, उन्होंने आज मान लिया इस बात को कि 85 से लेकर अब तक वह कहाँ खड़े हैं, वहीं खड़े हैं, यानी सब बुरी हालत में खड़े हैं। आप वो हमारे अपना गौस साहब बड़ी तरीफे बता रहे हैं, मोटर बना दी बिजली। ओ भाई, बिजली का यूनिट 70 रुपए में चला गया है। मोटर में खा लो उसको बैठकर, मेट्रो में बैठकर खा लो उसको। यहाँ गरीब मर रहा है, यहाँ पर तालीम मुफ्त नहीं मिल रही, स्कूल बेचे जा रहे हैं या बच्चे बेचने के लिए तैयार हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं लोग। ये यानी आप इतने सालों में अगर खड़े कहाँ हैं? आपने मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। आज अच्छी बात की ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, क्या इन्हें आज याद आया? यानी पिछले 85 से अगर मैं वैसे तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो आइडियलिज्म का जो दौर दिया था वो आगे हम चला नहीं सके, वो लेगेसी नहीं हम चला सके, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भुगता भी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब ने भुगता। अब शायद ये सीख गए हैं कि नहीं, उसकी वजह क्या है मैं आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दूं। ये मुल्क अगर चलाना है ना, तो जमहूरियत चलाना है तो सियासी जमातों को सबसे ज्यादा सीखना है। और इमरान खान सीख गए हैं। इमरान खान तो देखिए आपके सामने पहले दिन से बात कह रहा है, क्या कह रहा है कि वोट को इज्जत दो। जो नारे लगाते थे उन्होंने कहा है वोट को इज्जत देते हैं, आए आकर बैठे। एस्टैब्लिशमेंट का कोई काम नहीं है हुकूमत चलाना, वो ठीक है जो मामले हैं वो देखें। ब्यूरोक्रेसी का काम कोई नहीं है हुकूमत चलाना, एग्जीक्यूटिव की हद तक काम करना है, यही तो कह रहे हैं। और फौज का जितना आज जो फौज चाहती है जिस तरह उस तरह फौज करें, यानी ये नहीं है कि हर कामने में आके और ये आज बता रही है एनक्रोचमेंट। वो भाई पहले दिन से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तकरीरें सुन के देख लें, हजरत कायद आज़म का देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा जो आज हम तजर्बे करना चाह रहे हैं। अगर आप वाकई जाना चाहते हैं तो बड़ा आसान हल है, यानी बड़ा आसान हल है। जाएं जाकर माफी मांगे इमरान खान से, उनसे जाकर मिलने तरला करें। अच्छा, ये वो माफ कर देगा। माफियों का अच्छा चक्कर है। वो कहते हैं इमरान माफी मांगे, ये कहते हैं इमरान खान से माफी मांगो। हम सब यही बताना है ना, हमें माफी दो। ठीक ठीक ठीक, दिनों में नहीं किया, आ जाए जुडिशल कमीशन बना लें। तो ये सियासी कुव्वतें जो है ना, अभी 2.5 सालों में जिस किसी दिन एहतसाब हुआ आपको अंदाजा हो जाएगा।
2.5 सालों में जो एस्टैब्लिशमेंट ने बैठ के इन सियासी जमातों, पीपल्स पार्टी ने, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि पीपल्स पार्टी भी एस्टैब्लिशमेंट के आगे लगी हुई थी और जो मर्जी के पीछे बैठी हुई, हर अच्छे बुरे काम में साथ देती है। नून लीग तो हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट की परवरदा है, वो जियाउल हक ने पाला बढ़ाया उसको। देखिए नवाज शरीफ ऐसा आदमी है कि इतनी हुकूमतें की हैं, कुर्बानियां किसने दी है? पीपल्स पार्टी ने। उनके खानदान तबाह हो गए हैं, लेकिन बताएं चले अजहर सिद्दीकी साहब, आपकी बात आ गई। जनाब सेनेटर साहब गौसम न्याजी साहब, ये पीपल्स पार्टी के बारे में ज़रा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और अपनी पार्टी के बारे में ज़ाहिर है इन्हें मौका पेश करना ही चाहिए कि उनको पता है, उनको सूझ है, उनको बूझ है, इमरान खान को भी, बानी PTI को। आप सारे इल्ज़ाम आपकी पार्टी पे लग रहे हैं इस वक्त और आप बर्दाश्त भी कर रहे हैं। रास्ता भी कोई आप बताइए, कोई निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ये बताइए। अच्छी खबर है आपके पास हमारे लिए? जी बिल्कुल, ये जिम्मेदारी हम पे है। इंशाल्लाह हमने क्राइसिस निकालना है। PTI तो इस तरह ही करते ही रहेगी। इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो सियासी जमात की मैं बात करूं तो वो PTI है कि वो ना डला के लिए तैयार हैं, सुबह डला के तैयार होते हैं, शाम को तब्दील कर देते हैं। अभी महमूद अचकजई को उन्होंने एक जिम्मेदारी दी कि आप मुज़ाकरात करें, आप लीड करें। उसने मुस्लिम लीग नून और से रब्ता किया भाई कोई उसका हल निकालें, तो शाम को बयान आ गया भाई नहीं, महमूद अचकजई अपने तौर पर मिल रहे, हमारा कोई कंसर्न नहीं है। तो मतलब इतनी इमेच्योर बातें, सुबह कुछ कभी कहते हैं कि मैं आर्मी जी से बात करना चाहता हूँ और मेरी ये शराइत है, खुद ही इमरान खान साहब, हालांकि उधर से कोई कहा नहीं जाता, कोई ऑफर नहीं होती है, खुद ही कि जी वो ये कर रहे हैं। और हमारे से वो बात इसलिए नहीं करते कि उनका बयान ही है कि ये दोनों जमातें करप्ट हैं, मुस्लिम लीग नून और PTI। अगर हम इनके साथ बैठ के जब मुज़ाकरात कर लिए तो हमारा बयान ही खत्म हो जाएगा, मसला ये बना हुआ इनके लिए। तो ये खुद फंसे हुए हैं कि क्या करें सिवाय फड़फड़ाने के, और उनकी कोई हल नहीं है इसके लिए। तो इसके लिए अभी अगर ये होश के नाखल लें PTI वाले और सारी समाज हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर लें और एक लाएमल बना लें कि कम अज़ कम इकानमी भी चार्टर कर लें, चलो जमहूरियत भी करें और इकानमी के लिए चार्टर कर रहे हैं कि एक रोड मैप बना लें कि हमने ऐसे ऐसे मुल्क ले जाने हैं। उसमें जिसकी हुकूमत हो, चाहे PTI को हो, चाहे उसमें नून को, पीपल्स पार्टी को, तो सारे बैठ के तो उसको हमारी इकानमी चलते रहे। हमने न्यूक्लियर बम बनाया था ना जी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, तो सारी जमात जिसका जो भी हिस्सा उसमें था, नून की, पीपल्स पार्टी के, सब ने उसको प्रमोट किया। अल्हम्दुलिल्लाह फिर आ गया कि वो हम न्यूक्लियर पावर बन गए। तो इस किस्म का हमें इस वक्त जरूरत है। पाकिस्तान की बका का मसला है। जिस तरह न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ने हमें एक दिफाई पोजीशन में मुस्तकम किया था, इसी तरह इकानमी को बेहतर मुस्तकम करने के लिए भी हमें उस किस्म की ठीक बात है जी। मैं तो कहा करता हूँ जी कि हमारी मईशत को आउट ऑफ द बॉक्स किसी काम की ज़रूरत है, शायद किसी कदीर खां की इकोनॉमी को ज़रूरत है। सीधी बात है, सीधा रास्ता नहीं निकल सकता इस पे। बिल्कुल। आप भी ये सिद्दीक साहब से कहें ना कि ये अपने लीडर को बनाएं और मुज़ाकरात की टेबल पे हैं। हमेशा जमहूरी लोग मुज़ाकरात की टेबल बैठ के मसले हल करते हैं। ठीक है, मैं आखिरी सेगमेंट में इनसे ये बात भी करता हूँ जी। जी साबर शाह साहब, सारी गुफ्तगू सुनी, अब आप बताइए, कुछ रहनुमाई कीजिए। हमारे तो शोबे से आप ही हैं, क्या नक्शा नज़र आता है आपको? कैसे हम निकलेंगे इस पूरी सूरत हाल में? सबकी राय सुन ली आपने, पार्टियां अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करती हैं और शायद पूरी दयानत से करती हैं। हम कहाँ जाएं, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान को बचाने वाले? बात यह है मीर साहब कि आप अनपढ़ वजीर लगा दें जो निस्बतन ईमानदार हो। एब्सोल्यूट ऑनेस्टी इंसानों में कहाँ होती है? वो तो पीरों फकीरों में, वलियों में, गौस कुतुब अब्दाल में होती है, नबियों में होती है। अब निस्बतन ईमानदार अनपढ़ आदमी लगा दें। मामला है क्या? जो मुल्क इतनी ज्यादा चैरिटी दे सकता है, क्या वो टैक्स नहीं दे सकता? वो दे सकता है। आप ना टैक्स लेने के काबिल, आप चोरी करते हैं, आप बदमाशी करते हैं टैक्स लेते वक्त, और अवाम के टैक्स का पैसा आप उसके ऊपर नहीं लगाते। ऊपर से वो भी लोग मौजूद हैं जो टैक्स देने नहीं चाहते। आप टैक्स पूरा करें, इसमें बहुत पोटेंशियल है। भूल जाएंगे आपका जो टारगेट है टैक्स का, इससे बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत पैसा है लोगों के पास। पहले टैक्स इकट्ठा करें आप, ताकि आपको पता हो कि हमारे पास रेवेन्यू क्या है। फिर इंडस्ट्री की तरफ जाएं ताकि कोई एक्सपोर्ट सरप्लस हो। फिर लोगों को एतमाद दें, वो रेमिटेंसेस भेजें ताकि करंट अकाउंट डिफिसिट नील हो, आपके मुल्क का को पहिया चले। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अनपढ़ आदमी लगाएं, डिग्रियों वाले फेल हो गए हैं, या वो कह लें कि ज्यादा बेईमान है। बात यह है कि इमरान खान की मैं बात सुन रहा था
इनको कोई काबिल एतमाद वो नंबर 2 अशफाक साहब कहा करते थे ना कि इस मुल्क को जितना नुकसान पढ़े लिखे लोगों ने पहुंचाया है, अनपढ़ लोगों ने उतना नहीं पहुंचाया। जी हाँ, पढ़े लिखे का विजन बहुत ज्यादा होता है, वो जब लूट खसूट करता है तो बड़े हाई लेवल पे करता है। आपको पता भी बड़ा लेट लगता है जाके। व्हाइट कॉलर क्राइम को ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। मैं मेरे से बात कर रहा था इमरान खान की कि ही इज नॉट एबल टू फाइंड अ क्रेडिबल नंबर 2। अब जो लोग उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अपने आप पर एक एमपीए की सीट नहीं जीत सकते। रोजमर्रा के मामला चलाने में मुश्किलात आ रही है पीटीआई को, इस हैंस द कंफ्यूजन। तो लेकिन बहरहाल वो जो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं वो काफी है समझने वालों के लिए। उनके वर्कर सारी कहानी समझते हैं, इनको किसी लीडर की जरूरत नहीं। मैं दोबारा कह रहा हूँ आपको, अब मैं फिर कह रहा हूँ कि चूंकि इट इज अ पॉलिटिकल फोर्स टू रेकन विद, अ पोटेंट पॉलिटिकल फोर्स टू रेकन विद, तो फिर एस्टैब्लिशमेंट को देखना चाहिए कि अब इस पॉपुलैरिटी का क्या करें। दुनिया भर में अवाम अक्सर जीत जाया करती है, यहाँ जीत गई तो क्या होगा। हाँ, आज तो नहीं जीत सकती, एस्टैब्लिशमेंट बहुत मजबूत है, कल भी नहीं, परसों भी नहीं, कभी तो ऐसा होगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी देख लें। आज जो आदमी जिनका प्रेसिडेंट बन रहा है कोर्ट मार्शल का, क्या कल को कोई और आदमी उसमें नहीं फंस सकता? मुझे बताइए। कई फंस सकते हैं, वक्त अचानक चेंज हो जाता है। ऑल इट नीड्स अ कपल ऑफ अनफोरसीन कंटिजेंसीज या कोई ऐसे इवेंट जिसकी तरफ आपका ध्यान भी ना जाता हो। तो खुदा का वास्ता मुल्क के लिए सोचें, इकोनॉमी को अलहदा कर दें पॉलिटिक्स से। सी इफ यू कैन डू इट, अलहदा कर दें। इन आदमी कोई पॉलिटिशियन मत लगाएं फाइनेंस मिनिस्टर। एक बात वही बात आती है कि जिसे अब चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी कहते हैं, या कोई ऐसी बात कि हम कंसंट्रेट करें, चार्टर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें अपनी इकोनॉमी पर, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहा करता हूँ कि सियासत, मईशत और सलामती इस वक्त मुल्क के 3 मसले हैं। मईशत पे बहुत सारे लोग जोर देते हैं, हमें भी उसका हल तलाश करना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी पिस गया है। गरीब आदमी नहीं, दरमियाने दर्जे का आदमी जो है ना, बिजली का बिल अदा नहीं कर सकता, उसकी तनख्वाह से ज़्यादा उसका बिल आता है, मकान के किराए से ज़्यादा उसका बिजली का बिल आता है। तो इस मसले को हल करना पड़ेगा, वरना मुल्क आगे बढ़ना जो है ना बड़ा मुश्किल दिखाई देता है। वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, मैं दानिस्ता इस बात पर गुफ्तगू नहीं कर रहा कि कौमी असम्बली का इजलास भी हो रहा है, फिर सेनेट का इजलास भी हो रहा है, और फिर इस बात का गुमान भी है, बल्कि कुछ लोगों को यकीन है कि एक दिन बाद ही मुश्तरका इजलास भी होगा, जिसका मतलब है कि शायद कुछ आइनी तरामीम सामने आ रही हैं। वो क्या होंगी, ये भी कहा जा रहा है कि उन आइनी तरामीम पर इस मुल्क के फ्यूचर का बहुत बड़ा इन्हिसार है। मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता, शायद कल मैं इस पर तबसरा करने की कोशिश करूँ अगर सूरत हाल ज़्यादा वाज़ेह हो जाए। अभी तो मुश्तरका इजलास का ऐलान भी नहीं हुआ है जी। तो इस वक्त जो सूरत हाल, हम बात को कंक्लूड करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं क्या मिल बैठ कर कोई मसले का हल निकालना ही तरीका है। और अगर मिल बैठना है तो सियासी जमातों का मिल बैठना इम्पॉर्टेंट है, या तमाम स्टेक होल्डर का मिल बैठना लाजमी है। या ये जो कहते हैं कि सिर्फ बात तो उनसे की जा सकती है जो मुक़तदरा क़ुव्वतें हैं, जो हमारी असल अथॉरिटी है, एस्टेब्लिशमेंट है, वही उन्हीं से बात की जाए, वही है। या ये लोग कहते हैं कि लड़ाई तो पर्सनल बन गई है, और चूँकि पर्सनल बन गई है इसलिए इसका फ़ैसला आसानी के साथ होने वाला नहीं है। ये कोई जब फैसला होगा, जो एक कुव्वत जीतेगी, फिर पता चलेगा मुल्क किधर जा रहा है। तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, आप इस पूरी बहस को अगर कंक्लूड करना चाहें तो किस तरह कंक्लूड करेंगे जी? देखिए, मैं इस चीज को जाती तौर पे इस पे कमेंट यही करना चाहूंगा कि हमें जो है ना, वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपने अपनी पार्टीज के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। तमाम इदारों को अपने आइन और कानून के अंदर रहते हुए ट्रांसपेरेंसी और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। और अभी ऑनरेबल गेस्ट ने एक कमेंट किया था कि कोई सियासी शख्स वजीर खजाना नहीं होना चाहिए। मैं इसमें समझता हूँ जाती तौर पे कि आज तक तो जितने भी अकाउंटेंट, बैंकर्स और बाहर से इम्पोर्टेड वजीर खजाना आए हैं, वो पाकिस्तान के अंदर अवाम की पल्स को नहीं समझते, अवाम की बात को नहीं समझते, इसलिए वो डिसीजन मेकिंग वो करते रहे जिसका अवाम के साथ कोई जो है कनेक्शन नहीं होता था। जब तक इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल जो है इकोनॉमिस्ट नहीं आएगा, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर नहीं आएगा जो अवाम की पल्स को समझते हुए डिसीजन मेकिंग करे, ऐसा बजट बनाए, उतनी देर इस मुल्क में नहीं होगा। हाँ, इस बात से मैं उनकी इत्तेफाक करता हूँ कि अगर आज तक से लेके माजी की तमाम हुकूमतें इस मामले में टैक्स कलेक्शन को इकट्ठा करने में, रेवेन्यू बढ़ाने में फेल हो गई थी, अगर हम मिलके इस मुल्क के अंदर से
सिर्फ रेवेन्यू बढ़ा लें, टैक्स कलेक्शन कर लें, टैक्स नेट को बढ़ा लें, तो पाकिस्तान को कहीं बाहर से इंटरनेशनल डोनर एजेंसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। हम अपने मामलात को खुद हैंडल कर सकेंगे और बेहतर तौर पे कर सकेंगे। फिर हमें फाइनेंस और जो है पब्लिक पॉलिसी और इन चीजों को स्ट्रक्चरली रिफॉर्म करने की और पब्लिक पॉलिसी की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और रिव्यू करने की जरूरत महसूस होगी। और मीर साहब, ये जो आपका सवाल है, ये तो मैं समझता हूँ जाती तौर पे कि इसके ऊपर हम तमाम स्टेक होल्डर्स को आपस में पहले खुद को समझना है, फिर हमें सब्र और बर्दाश्त के साथ दिल बड़ा करके एक दूसरे के साथ बैठ के मामलात का हल समझते हैं। क्योंकि जाती अनाओं को और झूठी अनाओं के साथ अगर कोई ये समझे कि मुल्क और अवाम, मुल्क के अवाम का कोई मुस्तकबिल संवार लेगा, तो कोई नहीं संवार सकता। इसमें आपको स्टेक होल्डर्स को साथ बिठा के और उनके फैसले करने पड़ेंगे, उसके बगैर मामलात आगे नहीं चलते। ठीक बात। यही जी बेनजीर भुट्टो साहबा ने भी कहा, यही भुट्टो साहब ने भी कहा, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी यही सोच है कि स्टेक होल्डर्स को साथ बिठा के फैसले करने चाहिए, उसके बगैर चीजें आगे नहीं चल सकती। जी अजहर सदीक साहब कहते हैं स्टेक होल्डर को बिठाकर ही बात करनी चाहिए, और आप तो बात ही स्टेक होल्डर से करना चाहते हैं, बाकी लोगों के साथ, सियासी जमातों के साथ शायद आपका इसरार कम है। लेकिन आप मुझे बताइएगा कि कोई रास्ता नज़र आता है आपको बेहतरी का इस मुल्क में, सिवाय इसके कि आप ये कहें कि आपके मुखालिफ जो हैं वो विड्रॉ कर जाएं और फिर मामला ठीक है? जी मीर साहब देखें, एक बात बड़ी वाज़ेह है कि ये जो बड़ी सियासी जमातें हैं, इन्होंने सीखा ही नहीं है और ना ये सीखना चाहती हैं। अभी बड़ी बातें हो रही थी पार्लियामेंट के हवाले से। मैं अभी आपके सामने 4 वाकयात ऐसे बताता हूं जहां पार्लियामेंट ने इस मुल्क की तबाही बर्बादी की। 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए, उल्टा सेक्शन 57 में तरमीम की कि इलेक्शन की तारीख जो है वो सदर देगा, और उन मुख्तदरा को, उस एस्टेब्लिशमेंट को साथ देने के लिए तवालत दी इन्होंने निगरान हुकूमतों को। ये रिकॉर्ड के ऊपर है। फिर आप आगे आ जाए, वो नवाज शरीफ को बचत दे रही थी सेक्शन 232 में तरमीम, पर्सन स्पेसिफिक, कि जनाब वो तायाद नाली को उस तरह कर दे। फिर उन्होंने इलेक्शन ट्राइब्यूनल में नजर आ रहा है कि फ्रॉड पकड़ा जा रहा है, इन्होंने कहा जी अपना हाजिर सर्व जजेस को तब्दील करके उस सेक्शन 200 अपना तब्दीली की और रिटायर्ड जज लगा। अभी फिर लेटेस्ट जब मखसूस जिसने हमारा हक है और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ मिली हुई थी, और उन्होंने कहा कि नहीं भी इनको नहीं देनी है, कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पीछे रखा जाए। और अगली बात आप कर चुके हैं, आईनी तरमीम लाना चाहते हैं, और उसमें भी अपना जोड़ तोड़ करने की कोशिश करेंगे। और आईनी तरमीम क्या है कि जनाब यही चीज जस्टिस बैठा रहे, जो सुप्रीम कोर्ट की जजेस तादाद बढ़ा दी जाए। जनाब हाई कोर्ट कहे कि हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट, एस्टैब्लिशमेंट की गेम सारी टोटल। और अगर जस्टिस काजी फायजी साहब चीफ जस्टिस नहीं बनते, तो उसके बाद 5वें नंबर का, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन का नाम बड़ा खुल के आ रहा है, तो 5 जजेस में से वो लगा दिया जाए। अगर इस मुल्क को आगे लेके जाना है तो हल इस तरह नहीं है। आप उंगलियां छोड़ें, ये जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ लेकर बैठे, इमरान खान छोड़ चुका है, आप छोड़ें एस्टैब्लिशमेंट को और आए इस मुल्क को आगे लेके चलना है तो कैसे लेके जाना है। बाकी जब तक हुकूमत, जो अवामी हुकूमत नहीं आएगी ना, वो अवामी हुकूमत और वोट की ताकत से नहीं आएगी, ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। पूरी दुनिया से मिसाल ले लें, हुकूमत बरतानिया देखें ना, अगर आज बैठकर देखें, यूएसए में देखें, पूरी जहां जहां मुनारकी है क्या हाल हुआ है आपके सामने मौजूद है। हमें बताने की जरूरत नहीं। हम एक्चुअली जमहूरियत तो कहते हैं, लेकिन मुनारकी है हम, और ताकतवर जो है वो चाहे किसी शक्ल में भी है। 2.5 सालों में तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में वो हाल नहीं देखा जो 2.5 सालों में इस मुल्क का हाल कर दिया। और ये कसूरवार ये 4 बड़ी सियासी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम और MQM, इनको सुधारना है अपने आप को, इनको ग्राउंड लेवल पे लेके आना है, इनको अवामी मसाइल के हल के लिए आगे आना है। ये नहीं आना चाहेंगे तो फिर यही मुल्क इस तरह चलेगा। दाल रोटी सिवा बिकेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि इसमें आप भी शामिल हैं, यानी इस मुल्क में जो सूरत हाल है सिर्फ यही पार्टियां नहीं है, 5वीं पार्टी आप भी हैं। मैं नहीं कुछ कहता, लेकिन नहीं, हम तो बैठे हैं, हम तो घर बैठे हुए हैं, हम कहां से इनके साथ बैठे हुए चले हैं। 2.5 सालों से जब मुल्क का सत्यानाश किया इन्होंने किया है, हमने नहीं किया। अब तो मौलाना फजल रहमान भी आपके साथ बैठे हुए हैं, माशाअल्लाह। खैर चलिए चलते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं ना। हमने इस देखिए हमने क्या किया है, हमने महमूद अजगज़ई से अपने इख्तलाफात दूर किए। मौलाना फजल रहमान, हमारी अगर बात करते हैं तो हमने तो इन तमाम सियासी इख्तलाफात दूर किए। चलें ठीक है, इसलिए महमूद तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान नाम भी लेके ठीक बात सपोर्ट की उन्होंने जमात ने उनकी। महमूद अजगज़ई साहब की बता दें जरा, ये गिरबान झांक के तो देखें अपने, उन्होंने उसकी सपोर्ट की हो, नजर आ रहा है कि नहीं चाहते ये। ठीक बात। नाज़रीन किराम, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। बात को वहीं शुरू करते हैं जहां खत्म की थी। जी सेनेटर गौस मोहम्मद न्याज़ी साहब, ये सारी बातें आपने सुनी है, आपका मौक़िफ़ अब
ये आखिरी सेगमेंट चुके हैं, आपका आखिरी मौक़िफ़ क्या हो सकता है इस मामले में? फाजी, मेरी तो उनसे गुजारिश है कि ये सियासी जमात बन जाए, बजाय इसके कि दोस्त धांसली और ये इस किस्म की जमात के जिम्मेदारी के मुजाहरे करें, पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ न करें, एक सियासी जमात बने और मुज़ाकरात करें, हुकूमत के साथ तावन करें। एक तरफ कहते हैं कि जब तक सियासी पार्टी नहीं बैठेंगी सारी तो मसले हल नहीं होंगे, दूसरा फिर कहते हैं कि नहीं जी हमें तो, और इनको वो हुकूमत मंजूर है जिसमें इमरान खान वज़ीर आज़म, उससे बगैर इनको कोई बंदा नजर नहीं आता कि सारे सब कहते हैं कि ये करप्ट है। अब देखो अगर पार्टी सियासी, हमें फजल रहमान साहब पोजीशन में है, मुझे उम्मीद है हमारे साथ रहे हैं, अब पोजीशन में चले गए, हमसे नाराज हो गए, लेकिन वो एक मैच्योर सियासी जमात है। वो कब भी जहाँ रियासत का मसला होगा, मुल्क का मसला होगा, वो हमेशा हमारे साथ तावन करेंगे और माजी में करते आए हैं। उनकी अपनी एक फोर्स भी है, उनके अपने हमारे नजरियाती इख्तिलाफ भी है, लेकिन ये चीज अडॉप्ट करनी चाहिए पीटीआई को कि जिस तरह फजल रहमान साहब हमारे साथ नाराज भी हैं लेकिन पोजीशन भी कर रहे हैं, तो ये भी एक जिम्मेदार अपोजिशन करे, मुल्क के साथ न खेले। अब मुल्क क्या, एक तरफ कहते हैं स्टेबिलिटी की जरूरत है, भाई स्टेबिलिटी अगर हम आ ही गए हैं या हमें बन गया या बना दिया गया तो फिर आप तावन करें, सब्र करें, हुकूमत को चलने देते रहे। आप क्यों बार बार कहते हैं कि जी मतलब ये करप्ट है फलान डिगा। देखो हम अभी 5-6 महीने हो गए तो मुल्क को तो कम से कम एक महंगाई में कमी हुई है और कई हमारे इंटरनेशनल इदारे इकानमी के उन्होंने हमारी इकानमी को पॉजिटिव करार दिया है, तो कुछ टाइम लगता है, अभी तो 4-5 महीने हुए हैं। वक्त लगेगा, आपका मतलब है कि वक्त लगेगा। जी साबर शाह साहब कहते हैं वक्त लगेगा, आप क्या कहते हैं? वक्त अवाम के पास है कि वक्त बर्दाश्त कर लेंगे या कोई खतरा है कि उठ खड़े होंगे? मेरे सब 70-75 साल से यही अल्फाज हम सुन रहे हैं। बहरहाल मैं ये कहता हूँ कि अगर आप इलेक्शन ईमानदारी से नहीं करवा सकते ना तो बिल्कुल ना करवाएं, कोई बात नहीं। अच्छा, आप असेंबली को खत्म कर दें, आर्मी रूल को ले आए, कम से कम पॉलिसी की कंटिन्यूटी तो हो, इन्वेस्टर को तो पता हो कि ये ना हो कि कल को मैं पैसा लगाऊं और परसों मुझे निकाल दिया जाए। और बात यह है कि अभी तक जितने भी मिलिट्री दौर आए हैं, अब मुझे आप आर्मी का चमचा ना कहें, आप इसे बेशक वॉर इकोनॉमी कह लें, डेवलपमेंट भी हुई है, फॉरेन एड भी आई है। और फिर जब आर्मी ही सरदार है, एस्टेब्लिशमेंट ही सरदार है, तो सरदार को आने दें। डेमोक्रेसी आपको रास नहीं है। अच्छा। ये ना हो को बड़ा वाकया हो जाए और उसके बाद आप इकट्ठे हों तो इट विल बी वेरी वेरी लेट बाइडन, वेरी वेरी लेट। तो मैं ये अल्लाह ताला से डर के कहता हूँ कि आपकी कोई हरकत ठीक नहीं है। बेईमानी, बदमाशी, रैंसम, रेप, हर किस्म का क्राइम और हर किस्म की मिलावट और सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। अल्लाह के अज़ाब को दावत ना दें, खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें। ये ना हो कि फिर उसमें गेहूं के साथ गेहूं भी पिसता है, फिर मर्सिडीज भी जाएगी, साइकिल भी जाएगी। ये मैं आपको बता दूं, अल्लाह ताला से डरे, खुदा का खौफ खाएंगे, कि खुदा का खौफ खाएं। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, मर्सिडीज भी जाएगी, साइकिल भी जाएगी। देखें, बात सुने कि अगर खुदा न खास्ता इस मुल्क पे बड़ा मुश्किल वक्त आया, हमने अपने आप को इस क्राइसिस से, इस बहरान से ना निकाला, तो हमारे लिए इतना ख़तरनाक वक्त है। हमारे हुक्मरान भी कहते हैं, दूसरे लोग भी कहते हैं, तजिया नगार भी कहते हैं कि फिर हमारे लिए कोई राह फरार नहीं होगी। हमें इस मुल्क को संभालना है और अभी संभालना है। वक्त बहुत कम है, इस कम वक्त में हमें अपने पाँव पे खड़े होना है। क्या हम खड़े हो सकते हैं? दावे तो हमारे बहुत हैं, क्या हम कुछ कर पाएंगे? ये एक इतना बड़ा सवाल है जो आज भी लोगों को एक यकीन के साथ ये नहीं बताता कि कुछ अच्छी चीज़ इस मुल्क में होने वाली है। खुदा करे कि पाकिस्तान अपने इस मसाइल पर काबू पाए और आगे बढ़े। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।